नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली ईरान और यूएस के बीच में जो इतने लंबे समय से वॉर चल रहा था, और मैं इसको ईरान और यूएस के बीच का वॉर तो कभी बोलता भी नहीं हूँ। मैं इसको क्लियरली अगर बोला जाए, बहुत क्लियर टर्म्स में इसको बोला जाए, तो ये इजराइल, यूएस और ईरान का वॉर है। जाहिर सी बात है, इजराइल ने इस पूरे वॉर को शुरू किया था, क्योंकि इसकी शुरुआत 12 डे वॉर से ही हो चुकी थी। और उसके बाद ये तो महज एक, आप कह सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप आकर के इसमें इन्वॉल्व हो गए, उस तरीके की बात थी। और अंदर खाने आप देखोगे, पेंटागन में भी यही बात चलती है, वॉशिंगटन, हर जगह पर यही सेम चीज़ चल रही है कि ट्रंप ने ज़बरदस्ती जा करके इसराइल के साथ इन्वॉल्व हो गए इस पूरे ईरान के वॉर में। वो थोड़े से ग्रीडी भी हो गए थे, और कहा जा रहा है कि मतलब भाई उनका अपने, खैर उनके अपने कुछ प्रॉफिट्स भी थे, उनके कुछ अपने फ़ायदे भी थे, इसलिए वो इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। फाइनली इस पूरे वॉर के अंदर जो पूरा ईरान पीस डील थी यूएस और इसराइल के बीच में, वो अब फाइनली हो चुकी है। और इसमें लेकिन एक चीज़ आपको भी खटक रही होगी, सबको खटक रही होगी, किंजल सर ने उसको कवर भी किया है, और आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस उसके अभी ले डाउन हो जाएंगे। ऊपर ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस पता चल रहे हैं, वो तो सारी चीज़ें जो है वो आप तक पहुंच चुकी हैं। एक चीज़ जो आपको खटक रही होगी कि इसके अंदर बेंजामिन नेतन्याहू का अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, और ना ही बेंजामिन नेतन्याहू तो छोड़ दीजिए, इसराइल को भी अगर आप देखो तो इसराइल ने भी ऑलमोस्ट इसके ऊपर कोई भी अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल वहीं पर खड़ा होता है कि क्या आप पीस डील के अंदर इसराइल को भी लेकर के चल रहे हैं? तो ये जो सवाल था, इसका जवाब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स उठा करके देखो, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया न्यूयॉर्क पोस्ट को, न्यूयॉर्क टाइम्स को। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को बोला कि बेंजामिन नेतन्याहू एक बहुत ही डिफिकल्ट पर्सनैलिटी है, और बेंजामिन नेतन्याहू की चलती तो वो शायद इस पूरे वॉर को जो है, जो पूरा पीस एफर्ट्स हो रहा था, उसको डिरेल कर देते। अब हम सबको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू का अपना भी खैर इंटरेस्ट है, और बेंजामिन नेतन्याहू या इजराइल का अगर हम स्टैंड देखें, तो वो शुरू से है कि वो अब इजराइल जो है वो उस सिंपल सा अपना मूड बना चुका है कि ईरान की एग्जिस्टेंस ही उनके लिए थ्रेट है, और इसीलिए वो किसी भी तरीके का पीस एफर्ट नहीं करना चाह रहे थे। वो उसको एक मौके की तरह ले रहे थे कि भाई मौका मिला, इनको निपटाओ, इनको ख़त्म करो। लेकिन अब इस पीस डील से क्या इजराइल खुश है, और क्या बेंजामिन नेतन्याहू इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्या ये वॉर सच में रुकेगा, वो एक थोड़ी सी देखने वाली बात होगी। इसके ऊपर हम थोड़ी सी आज चर्चा डिटेल में करने वाले इस पूरे वीडियो के अंदर। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए अपने फाउंडेशन बैचेस को लॉन्च कर दिया है। हमारा जो आगाज़ बैच है, जो कि बाइलिंगुअल बैच है, वो लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 20 जो इस बार यूपीएससी सीएससी का 2025 का रिजल्ट आया, उसमें इसी बैच के स्टूडेंट्स से। उसके बाद हमारा प्रारंभ बैच है, जो कि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है, जिसमें आपको पूरी टीम दिखाई दे रही है। और उसके बाद फिर हमारा एलिवेट बैच है, जो कि इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए है। प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज सब कुछ इन्वॉल्व है इसमें। और ये बैच अगर आप लेते हो, दिस इज़ योर गो टू बैच अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हो। इसमें आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलती है, और टॉप एजुकेटर से आप इसमें पढ़ते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब आपको सबसे खटकने वाली बात दिखाता हूँ। देखो, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया, जब उनसे न्यूयॉर्क टाइम्स बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका ईरान, आप कह रहे हो कि आप यूएस ईरान डील हो चुकी, जो कि आप इतने बार शायद कह चुके हो। तो उसमें दो सवाल हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि जो ये पूरी पीस डील है, क्या इसमें आप लेबनान को भी इंक्लूड कर रहे हो? क्या लेबनान की कैपिटल पर जो अटैक्स हुए, क्या आप उसको ख़त्म कर रहे हो? क्या आप इसमें लेबनान को भी इंक्लूड कर रहे हो? और अगर आप पीस कह रहे हो, तो क्या सिर्फ ये ईरान के लिए पीस है, या पूरे जो उनका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उनके लिए भी पीस है? उनको भी कोई छुएगा नहीं? और अगर उनको कोई नहीं छुएगा, तो फिर इजराइल का क्या स्टैंड है इस पर? क्या इजराइल इसके लिए सही है? अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ना एक स्टेटमेंट दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यार, जो बेंजामिन नेतन्याहू है, वैसे ट्रंप की आदत है, वो सीधा जवाब तो देते नहीं है। उन्होंने ऑलमोस्ट जो हमारा पीस एफर्ट था उसको डिरेल कर दिया था। और बेंजामिन नेतन्याहू एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी, उनको कैरी करना, उनको वो करना बहुत मुश्किल है, और उनको बड़ा थैंकफुल भी होना चाहिए। अब मैं इसको पूरा इसको डिकोड करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी जो पॉलिटिक्स है, या आप कह लो इजराइल की पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिकल सेटअप ही ऐसा है कि वहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को किसी भी टर्म्स पर छोड़ नहीं सकते। एक चीज़ इस वॉर ने तय कर दी, इजराइल के लिए ये चीज़ तय हो गई, जैसे ही इजराइल के ऊपर हमास का अटैक हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि हिजबुल्ला, हूदीस, हमास मिलकर के उन्होंने इजराइल से पूरा वो लड़ाई लड़ रहे थे, तो वो चीज़ जो है वो इजराइल को समझ आई कि भाई ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो ना हो, न्यूक्लियर वेपन नहीं भी है, फिर भी वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। क्यों बहुत बड़ा थ्रेट है? क्योंकि उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को जो सपोर्ट मिल रहा है ईरान से, उसकी वजह से इजराइल हमेशा फॉर एवर वॉर में रहेगा, और ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी।
तो इसीलिए इजराइल इसको एक मौके की तरह देख रहा था कि भाई एक मौका मिला है, ईरान को लपेटते हैं, ख़त्म करते हैं, और इससे दो चीज़ें फ़ायदा होता है। एक तो चलो इजराइल का जो थ्रेट फैक्टर था वो ख़त्म हो जाता, दूसरा एक उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी बड़ा फ़र्क होता है बेंजामिन नेतन्याहू को, क्योंकि उनका जो सेटअप है पॉलिटिक्स का, उसमें 8-10 पार्टियां जो हैं वो मिल करके जो है अपनी सरकार बनाती, कोई एक पार्टी अपनी सरकार नहीं बनाती वहाँ पर, पॉसिबल ही नहीं है किसी एक पार्टी के लिए सरकार बनाना। और बड़ा अच्छा डेमोक्रेटिक सेटअप है, हालांकि 8-10 की पार्टी आती है, कोलिशन की सरकार वहाँ पर बनती है। अब उसमें क्या है, हार्डलाइनर्स की पॉलिटिक्स चलती, तुम हार्डलाइनर हो, मैं तुमसे बड़ा हार्डलाइनर हूँ, अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ईरान को कैसे हरा सकता हूँ, मैं मुस्लिम वर्ल्ड को कैसे हरा सकता हूँ। तो वहाँ पर अपोजिशन की पॉलिटिक्स नहीं है, बल्कि हार्डलाइनर पॉलिटिक्स है। अब अगर उनको ये पता चलेगा भाई कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ एक डील कर ली है जिसमें इजराइल का नुकसान है, तो कतई वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी पॉलिटिक्स होने वाली है, और बेंजामिन नेतन्याहू शायद दोबारा कभी पावर में ना पाए, ये बात उनको खुद भी पता है। और इसीलिए ये इजराइल स्पीच डील से बिल्कुल भी नाखुश दिख रहा है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल खुश नहीं है। इजराइल की तरफ से कोई स्टेटमेंट इसके ऊपर अभी तक नहीं आया है। अब हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया है कि भाई हम ईरान को ना न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे, और ये हमारी जीत हुई है। अगर हम ये वॉर नहीं करते तो शायद ईरान एक न्यूक्लियर वेपन बना लेता, बट हम उसको न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देंगे। अब आप खुद सोच करके देखिए इस बात को, ये कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है। ईरान जिसके पास कल भी न्यूक्लियर वेपन नहीं था, और वो कल भी बना सकता था। ईरान आज भी उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन वो आज भी बना सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो सारी उनके पास मौजूद है। तो अगर यूएस ऐसा सोच रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही विशफुल थिंकिंग है, और इसीलिए शायद इजराइल जो है वो इससे खुश नहीं है। ट्रम्प के स्टेटमेंट अगर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, आप जाके कोट अनकोट उस स्टेटमेंट को देखिए। उन्होंने कहा कि आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इजराइल को हमारे लिए थैंकफुल होना चाहिए। अब यहाँ पर ना एक बड़ी मीठी सी ट्रंप ने धमकी भी दे दी, और हम तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के जो रिश्ते हैं वो लगातार ख़राब होते चले जा रहे हैं। और एक बड़ी हीटेड फ़ोन कन्वर्सेशन की भी चर्चा यहाँ पर होती रहती है कि ट्रंप ने बिल्कुल एफ वर्ड का इस्तेमाल करके वहाँ बेंजामिन नेतन्याहू से पूरा एकदम झगड़ा टाइप कर दिया था फ़ोन पर। तो उनका कोट अनकोट अगर आप स्टेटमेंट देखें, तो उन्होंने बल्कि एक मीठी सी धमकी भी इजराइल को दे दी कि बेटा देखो, अगर हम ना होते तो ये डील ना हो पाती, और अगर ये डील ना हो पाती तो ईरान के पास शायद आने वाले कुछ समय में न्यूक्लियर वेपन होता, और अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन होता तो इजराइल जो है वो 2 घंटे भी उनके सामने नहीं टिक पाता। अब बीइंग अ इजरायली, बेंजामिन नेतन्याहू या कोई भी इजराइल का सिटीजन अगर वो देख रहा होगा, वो उस चीज़ को सुन रहा होगा, वो इसको एक डिस्परेजिंग रिमार्क के तौर पर लेगा, डिमीनिंग रिमार्क के तौर पर लेगा, और वो कहेगा बेटा तुम इजराइल की तुम जिगरा नाप रहे हो। इजराइल तो वो है जिसने अपना स्पाई भेजा सीरिया के अंदर, उसको वो सीरिया का डिफेंस मिनिस्टर बनने जा रहा था। तो आप जानते क्या हो? आप कुछ भी नहीं जानते। ये मतलब चर्चा होती रहती है, जो पूरी मतलब सबसे बड़े मतलब एली कोहेन जो सबसे बड़ा आज तक का स्पाई माना जाता था इसराइल का, मोसाद की जो पूरी पावर है उसको आप हल्के में ले रहे हो। ऐसा जो है वो थिंकिंग कहीं ना कहीं उन लोग के भी मन में आने लगेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से हमेशा मुसीबत होती है। अब ट्रंप ने देखो ईरान वाला मैटर सॉल्व किया नहीं किया, वो सॉल्व हुआ नहीं हुआ वो अलग की बात है, लेकिन वहाँ पर इन्होंने इजराइल से एक अलग तरीके का पंगा जो है वो लेना शुरू कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब यहाँ पर यूएस ने जो पूरा स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि भाई इमीडिएट और परमानेंट ये सीज फायर होगा, इमीडिएट और परमानेंट ये डील होगी, सीज फायर होगा। ये जो पूरी डील होने वाली है जून 19 को स्विट्ज़रलैंड के अंदर होने वाली है, और वहीं पर हम सारे जो गाइडलाइंस हैं वो आपको बताएंगे। बस एक गाइडलाइन जो पता लगी है, जिसके बारे में मतलब चर्चा काफ़ी हो रही है और जिसके बारे में ऑलमोस्ट तय है कि हाँ ये चीज़ तो होगी, दैट इज़ अबाउट द स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की जो शिपिंग रूट रहेगी वो पूरी तरीके से खुली रहेगी, तुरंत उसको विद इमीडिएट इफेक्ट उसको पूरा खोल दिया जाए, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या फ्यूचर होगा इसके ऊपर सारी गाइडलाइंस जो है वो वहाँ पर दी जाएंगी। लेकिन क्या इजराइल उसको एक्सेप्ट करेगा? क्या इजराइल अभी भी ईरान के पास यूरेनियम रहेगा इस चीज़ को लेकर के वो एक्सेप्ट करेंगे? क्या ईरान की ये डिमांड वो एक्सेप्ट करेंगे? क्या यूएस का उनको इतनी छूट देना, उतना लेवरेज देना, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, 100% नहीं करेंगे। सो इजराइल इज़ गोइंग टू बी नॉट टू बी हैप्पी विद दिस डील। और अगर ये डील हो भी जाती है तो क्या हम ये कैसे मान लें कि ये परमानेंट है? ये हमेशा मानी जाएगी, क्योंकि इजराइल को जब भी एक थ्रेट फैक्टर लगेगा, एंड सेम गोज विथ ईरान ऑल्सो, अगर उनका एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अभी भी हिजबुल्ला है, हमास है, वो बहुत हार्डलाइनर्स हैं, उनके मन में आएगा बदला लेने का, वो अटैक करेंगे, वो हिट करेंगे, तो इजराइल उसका रिटेलिएट करेगा, या इजराइल हिट करेगा तो वो रिटेलिएट करेंगे। तो हम कैसे ये मान लें कि ये वॉर पूरी तरीके से रुक गया है?
तो कहीं ना कहीं आपने एक बड़ी खराब डील यहाँ पर ब्रोकर की है, क्योंकि आपको तो दोनों पार्टीज को तैयार कर लेना चाहिए था कि भाई दोनों पार्टीज खुश रहें, कुछ ऐसा बीच का हम एक रास्ता निकाल लेते हैं। वो चीज़ कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में होती हुई नजर नहीं आ रही, और इसीलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये अगेन बहुत ही खराब डील है जो बेंजामिन नेतन्याहू, जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो परस्यू कर रहे हैं। और उसके बाद कहा जाता है, खुद यूएस में बहुत सारे ऑफिशियल्स ने बोला, यानी कि यूएस में इस चीज़ की चर्चा अब होने लग चुकी है। खुद यूएस में इस चीज़ की चर्चा हो रही है कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इस वॉर को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ईरान अपनी प्रॉक्सीज को कंटिन्यू रखना चाहती है, और ये वॉर जो है वो चलता रहे ताकि बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में बने रहें। वो इसलिए ये सारी चीज़ें करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ईरान को भी एक धमकी यूएस ने दे दी। ईरान को धमकी दी है उन्होंने कि भाई देखो, एक न्यूक्लियर अकॉर्ड है, अगर फाइनल न्यूक्लियर अकॉर्ड साइन नहीं होता है, और वो भी स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर साइन नहीं होता है, तो फिर यूएस मिलिट्री जो है वो अपने फिर से अटैक्स जो ईरान के ऊपर है वो दोबारा से शुरू कर देंगे, और उसके साथ इन रिटर्न दे विल गेट 20% ऑफ द रेवेन्यूज़। तो ये सारे टर्म्स के ऊपर जब आप मानोगे तभी ये पूरी डील चल पाएगी, तभी ये न्यूक्लियर अकॉर्ड फाइनल हो पाएगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर यूएस जो है वो ईरान के ऊपर दोबारा से अटैक करना शुरू कर देगा। और दूसरा टर्म जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म था, दैट वाज अबाउट द शिपिंग रूट, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन अलाइज इनके कह रहे थे कि यार पहले तो कुछ नहीं टोल वोल लगता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, अब तुमने बवाल करके हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भाई टोल और लगवा दिया। तो यूएस ने कहा कि भाई जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो पूरी तरीके से टोल फ्री होना चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यूएस ने जानबूझ करके ईरान थ्रेट फैक्टर को जिंदा रखा है मिडिल ईस्ट के अंदर? क्योंकि अब इसके बारे में सारे एक्सपर्ट्स बहुत खुल करके चर्चा करने लगे। आप देखिए, ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है, इसमें भी साफ साफ इस चीज़ के ऊपर चर्चा हुई है कि क्या यूएस एक तरीके से पुलिस फोर्स की तरह काम करेगा? क्या वो जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इनके पुलिस फोर्स, पेड पुलिस जो होती है, उस तरीके से काम कर रहा है? और आंसर बिल्कुल मतलब फाइनल। और एक तो पत्रकार ने ट्रम्प से पूछा भी कि क्या आप एक पुलिस फोर्स हो, पेड पुलिस फोर्स मान के चलें आपको कि भाई सऊदी को कोई परेशान करेगा, यूएस को कोई यूएई को कोई परेशान करेगा, कतर को कोई परेशान करेगा, तो आप आ जाओगे उसके बचाने में? ट्रम्प ने इसका डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी ट्रम्प के डायरेक्ट जवाब ना देने में भी इसका आंसर छिपा हुआ था कि हाँ, कुछ ऐसा ही आप समझ लीजिए, कुछ ऐसा ही यहाँ पर अब होने वाला है। और जो ईरान थ्रेट फैक्टर था उसको हमेशा से जिंदा रखना यूएस का काम है, वही एग्जैक्टली इस वाले अटैक में भी उन्होंने किया है। आप देखिए कि वहाँ पर कोई सरकार चेंज नहीं हुई, कोई सुप्रीम लीडर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ट्रम्प को बीच वॉर में ये बात समझ में आ गई कि अगर मैं ईरान थ्रेट फैक्टर पूरा ही ख़त्म कर दूंगा तो पूरे वेस्ट एशिया को मेरी ज़रूरत ही क्या पड़ेगी? भाई सऊदी अरेबिया किससे डरेगा? भाई यूएई को क्या दिक्कत है? फिर तो कुवैत भी फ्री है, और फिर तो ओपेक और ताकतवर हो जाएगा, फिर तो ये अपनी कार्टेल को और ताकतवर बना लेंगे, फिर मेरी ज़रूरत ही क्या है? फिर हमारा ऑयल कैसे बिकेगा? फिर हम बिजनेस कैसे करेंगे? इसीलिए आप देखिए कि वहाँ पर उनके फादर को मारा दिखाने के लिए, और उसके बाद कोई सरकार चेंज नहीं हुई, मुस्तफा खामनेई वहाँ पर सुप्रीम लीडर बन गए। ट्रम्प को ये बात समझ में आ गई है, ट्रम्प को यही सजेस्ट भी किया गया, और इसीलिए आनन फानन में जल्दीबाजी में इस वॉर को ख़त्म किया जा रहा है, ईरान थ्रेट फैक्टर फॉर मिडिल ईस्ट उसको जिंदा रखने के लिए। तो ये पूरा मामला था। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।